अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जहांगीर, मेरे साथ है जहांगीर और आलमगीर। आप देख हमारा चैनल तो कैसे हैं आप सबको मरतबा अस्सलाम। सो गाइस, आज हम वीडियो लेके आए हैं। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है कि हाउ बिग इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल, इंडियन ऑटोमोबाइल कितनी बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया में, वर्ल्ड वाइड हम देखने वाले हैं ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री। और ये चार्जिंग पॉइंट हिंदी वालों की वीडियो है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के लिए हमें जिन दोस्तों ने हमें कहा है, और कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका हम नाम लेना चाहेंगे। हमारे पास है जी नितिन उमर है, उसके बाद जी बसंत MS हैं, और उसके बाद जी सोहन कुमार हैं, प्रिंस पांडे भी हैं। तो चलते हैं जी, अब ये वीडियो देखते हैं। भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रैक्टर, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। सेकंड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर है। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट हैवी ट्रक मैन्युफैक्चरर है और फोर्थ लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है। भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चाइना, अमेरिका और जापान के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और माना जा रहा है कि 2026 तक ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन जाएगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत की GDP में 7.1% है। भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर लगभग 35 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। भारत में मौजूदा समय में 48 ऑटोमोबाइल कंपनी, 12 मोटरसाइकिल कंपनी और 747 ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं। ये सब सुन के आप लोगों को बहुत प्राउड फीलिंग आ रही होगी, और आनी भी चाहिए, क्योंकि आजकल देश में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है जिससे लग रहा है कि देश में कुछ सही नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में सब कुछ, जैसे कि भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या स्ट्रगल देखने को मिला, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, और भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साल 1897 में भारत की रोड पे पहली बार कार चली थी, पर उसके बावजूद 40 सालों तक भारत में कोई भी व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था। उस समय भारत में कार्स और दूसरे व्हीकल्स को बाहर से मंगवाया जाता था, पर 1940 से भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। 1942 में हिंदुस्तान मोटर, 1944 में प्रीमियर और 1945 में महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों की कार बनाना शुरू करती हैं। 1947 में भारत आजाद होता है और 1951 में भारत में लाइसेंस राज की शुरुआत होती है। भारत की आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई थी। सोशलिस्ट पॉलिसी मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, सरकार जिसको चाहेगी उसको लाइसेंस देगी और पूरे मार्केट पे इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। भारत की सोशलिस्ट पॉलिसी और लाइसेंस राज के चलते भारत में जो फॉरेन कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे वो धीरे धीरे बंद होने लगे। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि जब भारत आजाद हुआ था तब भारत में जनरल मोटर्स, फोर्ड, रोटेस ग्रुप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मुंबई में थे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एशिया में सिर्फ भारत में थे, पर भारत के लाइसेंस राज के चलते 1954 में ये सारी कंपनीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में बंद कर दिए, जिससे ये हुआ कि भारत की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, जो बहुत तेजी से ग्रो कर सकती थी, वो नहीं कर पाई। इसी लाइसेंस राज और सोशलिस्ट पॉलिसी के चलते भारत की इकोनॉमी 40 सालों तक अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही थी। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आखिर चाइना भारत से आगे कैसे निकल गया, तो उसका जवाब भारत की शुरुआती दौर में अपनाई गई सोशलिस्ट पॉलिसी है। भारत ने 40 सालों तक अपने देश की अर्थव्यवस्था को बंद कर दिया था, जिससे बाहर की कोई भी कंपनी भारत में इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी, और लाइसेंस राज होने से उन्हीं प्राइवेट कंपनीज को देश में बिजनेस करने की परमिशन मिलती थी, जिसपे भारत सरकार का कंट्रोल होता था। फिर आता है साल 1991, जब भारत की अर्थव्यवस्था की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। तब भारत सरकार ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई और भारत के मार्केट को दुनिया भर की कंपनीज के लिए खोल दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि एक के बाद एक फॉरेन कंपनीज भारत में आने लगी और इंडियन कंपनीज के साथ मर्ज होने लगी, जैसे कि मारुति सुजुकी। मारुति इंडियन कंपनी है और सुजुकी जापानीज, होंडा। अभी ये दोनों कंपनी अलग हो चुकी हैं, पर पहले ये एक थी। साल 2000 से 2010 तक भारत में लगभग हर बड़ी कार कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में खोलने शुरू कर दिए। लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाने से भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में FDI भी बहुत आने लगा। साल 2000 से 2020 तक भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग $24.5 बिलियन का FDI आ चुका है। फॉरेन कंपनीज और FDI के आने से भारत की ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगी। मेड इन इंडिया कार अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में जाने लगी। पिछले 5 सालों में भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट में 6.94% की ग्रोथ देखने को मिली है।
भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी बीच साल 2000 में भारत में पॉल्यूशन को कम करने के लिए भारत सरकार ने भारत स्टेट इमिशन नॉर्म्स की शुरुआत की। मौजूदा समय में भारत ने सीधे BS4 से छलांग लगाते हुए 1 अप्रैल 2020 से BS6 लागू कर दिया है। प्रेजेंट तो इतने सालों की मुश्किलों के बाद भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छे से ग्रो होने लगा था कि साल 2019 में इकोनॉमी स्लो डाउन और भारत सरकार द्वारा लाई गई कुछ गलत पॉलिसीज के चलते भारत के ऑटो सेक्टर में पिछले 20 सालों में सबसे बड़ी नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। कार, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बस, ट्रक सबकी सेल्स गिर गई। व्हीकल्स की सेल्स कम होने से प्रोडक्शन में भी इम्पैक्ट देखने को मिला। जहां 2018-19 में भारत में 30 मिलियन व्हीकल्स की प्रोडक्शन हुई, वहीं 2019-20 में सिर्फ 26 मिलियन व्हीकल्स की प्रोडक्शन हुई। व्हीकल प्रोडक्शन में -14.73% की गिरावट देखने को मिली, जो कि पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा थी। पर इसी दौरान एक अच्छी बात ये हुई कि भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट में कमी देखने को नहीं मिली। भारत ने पिछले साल के मुकाबले 2019-20 में ज्यादा व्हीकल्स को एक्सपोर्ट किया था। तो इससे एक बात तो सबको समझ में आ गई कि भारत के डोमेस्टिक मार्केट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके चलते भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाउनफॉल देखने को मिल रहा था। अगर आपको जानना है कि भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाउनफॉल किन कारणों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मजहर हुसैन और मैं हूं डॉक्टर सादिया आलम। आपको यकीनी तौर पर हैरत होगी ये जानकर कि मोटापा कितनी सारी बीमारियों के साथ वाबस्ता है और दोनों की वजह से आया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के डाउनफॉल से भारत किसी तरह रिवाइव हो ही रहा था कि कोविड की एंट्री हो गई, जिससे भारत का ऑटो सेक्टर और नेगेटिव में चला गया। और अब भारत के ऑटो सेक्टर ने फिर से रिवाइव होना चालू कर दिया है। भारत की ऑटोमोबाइल की डोमेस्टिक सेल्स महीने दर महीने बढ़ रही है और इसी चीज को देख के ये अनुमान लगाया गया है कि 2021 में भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर वापस से ग्रो होने लगेगा। 21 से 22 में फ्यूचर की बात करें तो भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फ्यूचर में बहुत तेजी से ग्रो करेगी और 2026 तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन जाएगी। फ्यूचर में भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ने के पीछे बहुत से रीजन है, जैसे कि अभी इस समय भारत में पर 1000 इंडिविजुअल में से सिर्फ 22 लोगों के पास कार है। वहीं अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें तो अमेरिका में पर 1000 इंडिविजुअल्स में से 980 लोगों के पास कार है, यूके में 850 लोगों के पास कार है, कनाडा में 662 लोगों के पास कार है, जापान में 591 लोगों के पास कार है और चाइना में 164 लोगों के पास कार है। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने बताया है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में अभी बहुत कम लोगों के पास कार है। पर जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, भारत में लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो आने वाले कुछ सालों में भारत में कार्स के नंबर भी बढ़ते हुए दिखेंगे। IEA ने अनुमान लगाया है कि नेक्स्ट 2 डिकेड्स मतलब कि अगले 20 सालों में भारत में पर 1000 इंडिविजुअल में से 175 लोगों के पास कार होगी और 2030 तक पर 1000 इंडिविजुअल्स में से 70 लोगों के पास कार होगी। तो व्हीकल्स के नंबर के बढ़ने का मतलब ये है कि आने वाले 20 सालों में भारत का खुद का डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, जिसके चलते भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बहुत तेजी से ग्रो होता हुआ दिखेगा। दूसरा रीजन भारत सरकार द्वारा लाई गई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है। बजट 2021 में भारत सरकार ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। इस पॉलिसी के तहत 15 साल पुराने कॉमर्शियल व्हीकल और 20 साल पुराने प्राइवेट व्हीकल को स्क्रैप किया जाएगा और ये स्कीम 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। इस स्कीम के चलते 28 मिलियन व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा। इन व्हीकल को स्क्रैप करने से एक तो देश में पॉल्यूशन कम होगा, दूसरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सेल्स बढ़ेगी और इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ में भी बहुत तेजी देखने को मिलेगी। आत्मनिर्भर पॉलिसी भारत लगभग 20 से 25% ऑटो पार्ट चाइना से इंपोर्ट करता है। पर साल 2020 में हुए गलवान इंसिडेंट के बाद से भारत सरकार चाइना से भारत की डिपेंडेंसी को कम करना चाहती है। भारत सरकार चाहती है कि अब भारत में सभी ऑटो कंपोनेंट्स और पार्ट को बनाया जाए और इसके लिए भारत सरकार ने PLI स्कीम के तहत 51,000 करोड़ रुपए ऑटो सेक्टर को दिए हैं। इस स्कीम के चलते जो भी कंपनी भारत में ऑटो कंपोनेंट्स और पार्ट बनाएगी उसे इंसेंटिव दिया जाएगा। तो जैसे जैसे भारत में ऑटो पार्ट्स और कंपोनेंट बनने लगेंगे, उससे फ्यूचर में भारत में व्हीकल की प्राइस भी कम होने लगेगी, जिससे व्हीकल्स की सेल्स बढ़ेंगी और एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आखिरी रीजन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हम सबको पता है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है और जो देश जितना जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी को अपनाएगा उसके लिए ये बहुत फायदे का सौदा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बढ़ने से एक तो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल कम होगा, दूसरा पॉल्यूशन में भी गिरावट देखने को मिलेगी। इसीलिए आज के समय में जितने भी बड़े देश है जैसे कि अमेरिका, चाइना, ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपने देशों में प्रमोट कर रहे हैं। इसी चीज को देखते हुए अब भारत सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भारत में बहुत प्रमोट कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने के लिए टैक्स बेनिफिट दे रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है, जिसके चलते भारत में टेस्ला आ चुकी है और अब वो भारत के कर्नाटका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी खोल रही है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनने से भारत को बहुत फायदा हुआ। जैसे कि सबसे पहले भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइस कम होगी,
लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदना चालू करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स बढ़ेगी। इसके साथ साथ बहुत सी नई कंपनीज और स्टार्टअप खुलेंगे, जिससे बहुत सी जॉब्स जनरेट होंगी। इसके अलावा जो पुरानी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कल्चर अपनाएंगी, जिससे आने वाले कुछ सालों में आपको बहुत से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में खुलते हुए दिखेंगे, जिससे और जॉब्स जनरेट होंगी। इसी चीज को देखते हुए एक अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट 50,000 करोड़ रुपए लगभग $7 बिलियन होगा। 50,000 करोड़ 2027 तक भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट 44% की स्पीड से ग्रो करेगा और 2030 तक 5 करोड़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब जनरेट करेगा। तो भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यार बहुत ही लाजवाब वीडियो थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। और मैं हैरान हूँ कि हमारे देशों में जो है, हमारी कंट्रीज में पर पर्सन गाड़ी का जो रेशियो बहुत कम है। इंडिया में 1000 में से 22 बंदों के पास, 1000 नहीं 100 में से 1000 में से 22 क्या हो गया है। हाँ याद आ गया। और अमेरिका में 1000 में से 980 सारे गाड़ियों में फिरते हैं तकरीबन। वो वहाँ पे तो ये जो प्राइवेट कार्स का तो रुझान ही नहीं होगा, जैसे उबर वगैरह का क्या हालांकि उबर मेरे ख्याल में वहाँ पे है, टैक्सी वहाँ पे चलती है। वो टैक्सी क्यों यूज करते हैं, मुझे ये चीज समझ नहीं आती। और वो मेरे ख्याल में लोग गाड़ी रखते हैं लेकिन गाड़ी का इस्तेमाल कम है वहाँ पे। वो ज़्यादातर वो जो है ना कमर्शियल के लिए भी अगर बाहर से निकलते हैं तो वो बसेस का इस्तेमाल करते हैं, लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। हमने अक्सर देखा वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं और बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं यूज़ करते होंगे, मुझे लगता है। गाड़ी नहीं, गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते तो हैं लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना बचत करते हैं। हाँ मुझे यही लग रहा है यार, यही करना पड़ेगा वहाँ पे। और इसी तरह जापान में भी सही है यार, एशिया के अंदर देखा जाए तो 560 बंदे यूज़ करते हैं। पॉपुलेशन कम है, मतलब इतनी भी नहीं है कम, लेकिन तकरीबन है तो 7-8 करोड़ तो है जापान की पॉपुलेशन। 6 करोड़ 5 करोड़ नहीं ज़्यादा, 7-8 करोड़ है। अच्छा तो और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में या इंडिया में चाइना भी काफ़ी कम है। हाँ वहाँ भी 166 है। लेकिन जापान में और इंडिया में और पाकिस्तान में जो है ना ये बहुत रेशो। अगर इंडिया में 22 है तो हो सकता है पाकिस्तान में 15 हो। क्या ख्याल है? हो सकता है, ठीक है 15-18 ये कभी नोट नहीं ना की, सर्च ही नहीं की। हाँ ये भी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन यार ये परसेंटेज के एतबार से है ना, ये परसेंटेज के एतबार से है। और दूसरी अगर बात करें वहाँ की इंडस्ट्री, अब वैसे ही बहुत बड़ी है, 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है दुनिया में, बड़ा नाम है कि वहाँ पे जो है ना लोग अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो गाइस देखते हैं अब ये 2022 तक का है मुझे लगता है। 2022 थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है आगे, क्या क्या होने वाला है। एंड कीप वॉचिंग पाकिस्तान।